हेलो गाइस, मैं रोहित मिश्रा आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखा हुआ, तो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है उन कॉन्सेप्ट्स को है जिनको अभी तक हमने 3 लेक्चर में अभी तक पढ़ चुका है। और जो बच्चा डायरेक्टली न्यूमेरिकल वाले लेक्चर से मुझे जुड़े तो प्लीज जो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर मैंने पढ़ाया है आप उनको बिल्कुल पढ़ें, एक बार उनको रिवाइज कर लें, उनको दिमाग में फ्रेशली एकदम रिवाइव कर लें और फिर इस लेक्चर से जुड़े तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं न्यूमेरिकल से सीधे। तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है कि एक रिएक्शन लिख रखी है और मुझे बोला गया है कि इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मुझसे ये पूछा गया। तो अगर मेरे को उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीका इसका देख रखा है, जानते हैं। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिख लेंगे? हाँ, हमें क्या करना है भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट ये है कि आपके कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ना तो इनिशियल कंसेंट्रेशन दी ना फाइनल, चेंज कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा उससे क्या मतलब है भाई, अजम्पशन नाम की चीजें हैं कि नहीं है। और अगर यहाँ पे चेंज को अज्यूम करना है तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, चेंज के लिए डेल्टा लगाए। और किसका चेंज अज्यूम कर रहे हैं? पहले रिएक्टेंट NH3 का, तो NH3 लिखा और फिर क्या लिख दें, कितना चेंज आया टाइम में, डेल्टा टी। नाउ दिस इज द रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटती है, तो उसको शो करने के लिए हम यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। वैसे इस माइनस साइन का लगाने का जो मेन मकसद है वो ये होता है, जब आप रिएक्टेंट का चेंज लेते हो तो वो नेगेटिव होता है एंड योर रेट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो इस नेगेटिव से वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बट टू रिमेंबर व्हाई दिस नेगेटिव साइन कम्स, आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घट रही है तो हम आगे माइनस साइन लगा दें जिससे वो चीज कवर अप हो जाए। ऐसे ही हमें क्या मालूम है कि यहाँ पे एक एक बंदे से इंडिविजुअली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। तो अब अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 का भी क्या लूंगा, चेंज डेल्टा टी अगेन माइनस। नाउ प्रोडक्ट के लिए है तो प्रोडक्ट के लिए तो कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट का चेंज पॉजिटिव में आता है। और सिंपल यहां पे इनको इस तरीके से लिख देंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये सही है, क्या ये चीज सही है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, कुछ तो कमी है। कमी है ना? क्या कमी है? कमी उस चीज की है कि यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त कहीं पर भी मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रोल को यहां पे कहीं यूज किया ही नहीं। और जब तक मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रोल को यूज में नहीं लूंगा तब तक ये चेंज इन कंसेंट्रेशन विद टाइम इन चारों स्पीशीज का अलग अलग होगा और कभी भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सही से नहीं आएगी। सो टू मेक द चेंजेस इक्वल हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, हर एक के इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके उसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एज इट 4 का रेसिप्रोकल 1/4 मल्टीप्लाइड, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 मल्टीप्लाइड, NO का 1/4 मल्टीप्लाइड एंड H2O का 1/6 एंड इट इज so like this we can write down the average rate of reaction। समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा? गॉट इट? पक्का? तो आप इसको लिखे, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको में हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस करा है और उस चेंज को आपको ही पकड़ना है जिससे मेरे को भी पता चले कि आपके दिमाग में कितनी बात अच्छे से जा रही है। ये हमें एक रिएक्शन दी है और हमें बोला है ड्यूरिंग द formation of ammonia 2 moles of N2 disappear
इन 1 मिनट। तो हमें बोला है फाइंड पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2, तीसरा रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ NH3, और हम एक एक्स्ट्रा नॉलेज रखिए, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1। ये कुछ बातें हमें बता रखी और हमें बोला है कि ये सारी चीजें हमें निकालनी। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने बोला, आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जब तक हम नोटिस में नहीं लाएंगे आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फटाफट सोचिए 2 मिनट। सोचा? तो चलिए चालू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना है तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट ये मालूम है कि मैं इसके इन तीनों में से किसी के भरोसे भी रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकता हूं। बट मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फिर किसकी यूज लूंगा? तो मैं जैसे ही क्वेश्चन में आगे बढ़ा तो मैंने देखा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट। तो मेरा यहाँ पे जो चेंज बताया है वो चेंज किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है? N2। तो मैंने कहा जिसके रेस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिर्फ सीधा उसी को उठाओ और उसी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ये मुझे दिख गया, ये मुझे चेंज पता चल गया, कितने टाइम में आया पता चल गया कि नहीं पता चल गया। तो लाइक दिस हम अपने क्वेश्चन को पिच करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपको पैटर्न, आप एक एक लाइन को पढ़े, हर एक की नीड क्या है और उसकी नीड क्वेश्चन में हिसाब से फुलफिल की होगी। यू नीड का यूज कैसे किया जाएगा, आप उसको जैसे ही अटैच करने की कोशिश करेंगे अपने आप रास्ता निकलेगा। तो मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने कहा N2 के भरोसे, तो N2 का क्या होगा? चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 क्या आ गया? डेल्टा T आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। चलिए अब एक छोटा सा पंगा और है। पंगा यह है कि अगर आप चेंज इन N2 ले रहे हैं तो ये जो बिग ब्रैकेट का है, इस बिग ब्रैकेट में हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और ये कॉन्सेंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होती है? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी होती है। बट जबकि अगर मैं क्वेश्चन में गिवन की बात करूं तो गिवन तो मुझे क्या दे रखे हैं? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मेरे को गिवन तो मोल्स में है और मुझे यूज करना है कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी। तो कैसे करूंगा मैं? हाँ, तो आप लोगों ने बोलेगे सर कैसे क्या करोगे? पढ़ो, थोड़ा क्वेश्चन और अच्छे से रीड करो सर। बिल्कुल, मैंने जैसे रीड किया सो व्हाट आई फाउंड कि वेसल का कॉन्सेंट्रेट वॉल्यूम कितना है? इट इज 1 लीटर। मोल्स है, वॉल्यूम है। सो भाई मोलैरिटी कुछ और तो ना होता है, ये N/V ही तो होता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 निकालनी हो तो क्या हो जाएगा भाई? 2/1 मोलैरिटी 2/1 आ गया तो कितना जाएगा? 2 मोल लीटर इनवर्स। और हमें मालूम है रिएक्टेंट है, इसलिए डिसअपीयर हो रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही हो रहा होगा। तो ये कैसा होगा? मोलैरिटी नेगेटिव साइन के साथ मिलूंगा, वो नेगेटिव ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन मोलैरिटी आपकी कितनी आ गई? 2 मोलर। ऊपर रखा, नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। टाइम 1 मिनट दे रखा है। आपको अगर सेकंड्स में लेना तो आप इसको 60 सेकंड्स मान के सॉल्व करें, मैं मिनट में ही ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? 2/1 सीधा 2 मोल लीटर इनवर्स, बट सेकंड इनवर्स की जगह विल यूज मिनट इनवर्स। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2। अब सी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको याद होगा तो मैंने शायद सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में नोट डाल के इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि अगर आपसे कोई भी इंडिविजुअल कंपोनेंट की रेट पूछता है तो वहां पर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज उसको स्पेसिफाई करने में या नोटिफाई करने में नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल की स्पीड देख रहा हूं तो स्पीड का तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई कि चेंज कितने टाइम में आ रहा है, और इंडिविजुअल का मैं ले रहा हूं तो मुझे किसी और के रिस्पेक्ट में बात करने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है।
तो अगर मुझे कोई नीड ही नहीं है तो मैं क्यों किसी और के रिस्पेक्ट में इक्वलाइज करने का थॉट भी लाऊंगा। सिंपल सा रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 बोला है, व्हाट इट विल बी सिंपली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मैंने बस सिंपल इसका आंसर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, बट अगर मेरे को इसको निकालना है तो भाई मेरे को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चेंज तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो मुझे एक छोटा सा रिलेशन पता है, एक कंसेप्ट बोलूंगा, छोटा सा रिलेशन, एक कंसेप्ट पता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इसके भरोसे तो निकाला है, इसके भरोसे भी तो निकाल सकते हो। और अगर इसके भरोसे कैसे निकलेगा, आप -1/3 ऐसे लिखेंगे कि नहीं अगर निकालना हो तो। बट दिक्कत यहां पे चेंज नहीं गिवन है इसलिए इसका यूज नहीं किया। बट हमने यही रेट ऑफ रिएक्शन इससे तो निकाला है कि नहीं निकाला। हाँ, तो आपको यही से स्ट्राइक कर गया होगा कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। इसकी वैल्यू निकालने की सिंपल क्या करना है, बस 3 को इधर भेज दो, उससे माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 मोल लीटर इनवर्स। बट याद रहिए मिनट इनवर्स ही चल रहा है। आया समझ में। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं और आप या भी फटाफट से कर लें। जब तक मैं इसको रब करेंगे आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। जो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था मेरे साथ ही अपने साथ साथ फटाफट सॉल्व कर लिया था, तो वो फटाफट थर्ड को सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट में डालें और देखते हैं कितने बच्चों का सही है कितने का नहीं। फटाफट से जिनको एक एक बात वो समझ रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप एक एक चीज को वापस से देख के फटाफट से लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट जोनर का क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ओके, फटाफट से लिखिए। चलिए लिख लिया होगा। तो अब देखो नेक्स्ट जोन का जो क्वेश्चन है उसमें मूव करने से पहले एक बेसिक सा अपन कॉन्सेप्ट है उसको इनबिल्ड कर लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट से समझने के बाद मैं उस पर तुरंत ही उस पैटर्न का क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप दोनों को बहुत ही ईज के साथ बहुत ही अच्छे से रिलेट कर ले जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो ये मान के चलिए आप खुशकिस्मत है, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन तो ग्राफ में छुपी होती है, बस रीड करके आपको देख के सिर्फ आंसर पे टिक लगाना होता है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आप बात करें, मान लो मैं कुछ आपको बोलूं ग्राफ्स ड्रॉ करने, जो पढ़ाई की उसे, ऐसे नहीं कुछ भी करें, जो पढ़ाई करी उसको मैं बोलूं यार कि आपको ऐसा करिए रिएक्टेंट का ग्राफ टाइम के साथ। भाई रिएक्टेंट का ग्राफ टाइम के साथ ड्रॉ करो तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि यू आर जस्ट सिग्निफाइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की और कुछ इन्फॉर्मेशन तो ही नहीं ना। अगर मैं रिएक्टेंट बात कर रहा हूं दैट मींस आई एम टेकिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम तो सबको पता है। तो क्या है भाई, जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, इनिशिएट हो रही है, उस वक्त रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ है और फिर धीरे धीरे समय के साथ दिस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, घटता है कि नहीं। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करो तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट लिखना मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करो टाइम के साथ में। तो नाउ व्हेन दिस रिएक्टेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट, तो वहीं से प्रोडक्ट जीरो से, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी तक है ही नहीं, वहां से स्टार्ट होना चालू होता एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। आया समझ में कि नहीं आया बोलो। तो मान लो कि अगर मैं आपसे बोले क्वेश्चन दे दिया मुझे कि 2a + 3b = 4c, ठीक है, और इसमें आपको a वर्सेस t का मतलब पहला पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a वर्सेस टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। सो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो भाई आप इसको देखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ये कौन है, रिएक्टेंट। और कॉमन सेंस क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप कभी भी कोई भी रिएक्शन इनिशिएट करोगे तो जो आपने लिया है वो तो समय तक खत्म होगा।
अगर समय के साथ कोई चीज खत्म हो रही है दैट मीन्स शुरुआत में बहुत सारी होगी और समय के साथ धीरे 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 घटेगी नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जब बहुत सारा तो एक ही कंसेंट्रेशन है और समय के साथ घट रही है तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ हो गया कि नहीं। अब जो मुझे सिखाना है, आप बोलो सर ये तो हम खुद से कर लेते, कॉमन सेंस आप ही करते रहते हो, हम भी अपनी कॉमन सेंस को तो बना लेते हैं। अब यहाँ जो सिखाना है वो ये है कि देखो अभी जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए तो एक में तो हमें अज्यूम किया गया कि भाई आप सीधी रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, कर दिया। एक में हमें कॉन्सेंट्रेशन मोल्स के रेस्पेक्ट में दी, वॉल्यूम और मोल्स को रिलेट किया, N/V किया, मोलैरिटी निकाली, फिर इनिशिएट किया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन भाई सीधे सीधे नहीं कराए, तो सीधे सीधे तो आप लोग खुद से कर ही रहे होंगे, कर भी लोगे। अपन डिफरेंट सेगमेंट्स पे अपन चल रहे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अब इसका रिलेट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे ये रिलेट कराना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर आपको कोई ग्राफ दी और आपसे बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो अगर आपको इसी की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आपको -12, मैं सिंपल बोलूं इसको dA/dt लिखे इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा की जगह dA/dt। बट मुझे तो ए के रेस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन, तो मैं निकालूंगा कैसे। तो उसको ये dA/dt निकालने का तरीका इस ग्राफ में छुपा हो, कैसे भाई आप इसका स्लोप निकालो, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, एंड दिस tan थीटा इज व्हाट, dA/dt। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप tan थीटा निकाल रहे हो, स्लोप का जो थीटा एंगल चूज करना है, ये थीटा एंगल ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एंगल होगा। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो जो नई इंफॉर्मेशन आपको मिली वो ये कि अगर आपको ग्राफ की बात है और ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया तो आपका वहां पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम निकालने में जो हेल्प देगा वो देगा स्लोप। समझ में आया? तो tan थीटा, tan 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 1 होता है, 35 डिग्री, -1 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको जनरली अगर जो केमिस्ट्री में गिवन भी होती है और ये कुछ जनरल है जो फिजिक्स में यूज करते करते आप थॉरो भी हो जाते हो कि बेसिकली इन पर्टिकुलर की वैल्यूज क्या होती है। तो इट इज जब भी क्वेश्चन में आएगा तो बहुत इजी वे में आपसे कंफ्यूगर करके पूछा गया होगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फटाफट इसको नोट डाउन करें, आप इसी पे डिपेंडेंट हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो अपन इसको रब कर देते हैं और रब करने के साथ साथ अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो एक बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे आपको एक रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि k = 2 सेकेंड इनवर्स और बताओ ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको उसकी पूरी टेबल बना रखी कि सेकंड इनवर्स जो यूनिट होती है वो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, समझ रहे। और अगर आपको नहीं भी पता तो मैंने आपको यूनिट निकालने का एक जनरल फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकाल रखा है, तो उनसे पे बेस्ड छोटी छोटी क्वेश्चंस आई होप आप लोग कर रहे होंगे, अभी तक कर चुके ही होंगे, ठीक। तो अपन मैं आपको जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है उसके उस पूल ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करने पे आप जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कंपटीशन के अंदर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम टाइम पे कनेक्ट नहीं कर पाते और हमें वो क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है। भाई बेसिक सीधा सीधा तो सभी चलते हैं, बट इसीलिए यहाँ पे पहले ही न्यूमेरिकल सेक्शन की प्रैक्टिस में आपको हर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, पहले मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं गिवन उसको ढूंढा, अब ग्राफ के रेस्पेक्ट में एक थॉट आपके दिमाग में मैं पिच करवा रहा हूँ कि नहीं ग्राफ से ऐसे ऐसे निकाला जा सकता, ठीक। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि N2 3H2 is twice NH3 और ये आपको ग्राफ है, ठीक है। 2 सेकेंड 4 सेकेंड है और 6 है, 10 है। ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम के साथ गिवन है, और आपको सबसे पहला निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2।
चलिए दिमाग लगाइए कैसे होगा। लगा दिमाग, बोलो। चलिए तो देखिए, अब अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो अगेन आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका इससे तीनों से निकाला जा सकता है, बट मेरे को वो यहाँ पे ढूंढना है बंदा जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज की बोलो चेंज की, और वो मेरे को जब ढूंढा तो मुझे पता चला वो H2 है। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सिंपल H2 का ज्यादा लूंगा, एंड इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। गॉट इट? अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो क्या मुझे हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दे रखा है? बिल्कुल 10 से 4 कितने टाइम में हुआ? इतने टाइम में। तो ये मेरा यहाँ पे डेल्टा H2 बाय डेल्टा T की एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो -1/3 यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा भाई 6 - 10 इनिशियल 10 माइनस फाइनल वाइड इनिशियल करो, सॉरी 6 - 10 बाय 4 - 2 यही होगा कि नहीं? और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -4 माइनस प्लस और नीचे से क्या आएगा 2, तो कितना आ गया 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रेट ऑफ रिएक्शन आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसे अगर मुझे कोई बोले कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2, सो नाउ 2 मिनट रुको, यहाँ पे बोला क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल N2 की बात करी है, सिर्फ इंडिविजुअल N2 की बात करी है। तो N2 का अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है सो व्हाट इट विल बी सिंपली माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। सिंपल, जब भी इंडिविजुअल बंदे की बात करी जाए तो आपको सिर्फ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, और कोई स्टोइकियोमेट्री का सिर्फ यूज नहीं करना। वैसे भी सिर्फ स्टोइकियोमेट्री नहीं है, होती तो भी नहीं करना। अब कैसे? तो मैंने देखा कि यार अगर मैं रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 निकालना है, सॉरी डिसोसिएशन में बार बार बोल रहा हूँ, मिस्टेक, डिसअपियरेंस होगा, ठीक है। मैंने भी अभी एकदम से मेरे को ध्यान दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इट विल बी डिसअपियरेंस, ओके। तो कैसे निकलेगा? तो आपने लास्ट में देखा होगा कि भाई इनको निकालने के लिए एक फिक्स तरीका है कि भाई दोनों जो एक्सप्रेशन है N2 और H2, क्योंकि N2 के रेस्पेक्ट में वैल्यूज नहीं है, तो दोनों जो एक्सप्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इक्वेट होते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, सो माइनस डेल्टा N2 माइनस ये है कि नहीं, और यहां से अगर मैं ध्यान दूंगा तो डेल्टा N2 बाय डेल्टा T क्या होगा आपका, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T की अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इक्वेट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है पूरे को सॉल्व करने में 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है कि नहीं। तो वही सेम वैल्यू ये भी ग्राफ कर लेगा कि नहीं कर लेगा। गॉट इट? तो इस तरीके से ग्राफ्स सेम है नहीं वैल्यू। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये तो वही नॉर्मल चीज थी, ग्राफ से वैल्यू क्या है आपने देख के निकाली, बट अब मैं आपको ग्राफ से स्लोप के थ्रू कैसे निकलेगा। तो देखो स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप dH2 बाई dt इसकी वैल्यू जो देगा वो ऐसे देगा कि मोड में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 भी देखें तो y2 क्या है आपका, क्या है 6 माइनस 10, और नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो क्या आएगा यहां से सीधा सीधा वैल्यू dH2 बाई dt मोड में 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और जैसे ही उस वैल्यू को यहां रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 2/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आया समझ में? सो लाइक दिस हम ग्राफ से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो इसको फटाफट से नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट वीक के क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए नोट कर लिया कोई? चलो एक और ग्राफ का देख लेते हैं भाई, बात हम एंगल की कर रहे थे, एंगल वाला तो अभी तक हम नेक्स्ट स्लोप निकालने ये मेथड देखा। एक और हम जो प्योर स्लोप के अंदर tan थीटा बाय एंगल निकाल के किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे क्वेश्चन को, उस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उस टाइप की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको
प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, सो इसको रब करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। और आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि 2p + 3q गिव्स r, और एक ग्राफ बना रखा है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q दे रखा है t के रेस्पेक्ट में, और ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, और हमसे बोला गया है फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर, ठीक। इसको निकालना है। तो अब अगेन वही, अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मुझे वो इस क्वांटिटी या वो रिएक्टिव प्रोडक्ट का बंदा पिक करना पड़ेगा जिसकी रिस्पेक्ट में ग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन हो, एंड इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ क्यू। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो क्यू एक्सप्रेशन में लिखूंगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये लिखूंगा। बट अब मुझे क्यू का तो कोई चेंज इन कंसंट्रेशन दे ही नहीं रखा, टाइम दे रखा है। अब क्या होगा, तो अब मेरा कॉन्सेप्ट आया है कि मुझे मालूम है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा, और ये जो tan थीटा होगा ये dq बाय dt के इक्वल होगा, और ये जो dq बाय dt है ये tan, तो यहाँ पे क्या लेंगे tan। अब बात आती है, आप tan 45 डिग्री चूज करोगे या फिर tan 135 डिग्री चूज करोगे। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट पॉप कर रहा है कि नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एंगल लेना, तो वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। तो tan 135 डिग्री वैल्यू लूंगा, दैट इज -1। आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट, -1/3, एंड dq by dt की जगह -1, पॉजिटिव को 1/3, मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया कि नहीं। और रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर, तब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सेकंड पार्ट में आपके लिए होमवर्क है, या जो बच्चे फटाफट से अभी कर लें वो फटाफट से कमेंट में इसका आंसर ड्रॉप कर दें। आया समझ में कि नहीं? तो हमें एंगल से भी किस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं वो भी देखिए। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपकी जो क्वेश्चन की रीच है वो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी पिकी, ठीक है। और पिकी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये कि आप इसको फटाफट से पिक करके सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हैं। हम दे आर वेरी वेरी सिंपल। तो मैंने अलग अलग जोन के क्वेश्चंस को अलग अलग कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो आपको पता है। अब एक टाइप का क्वेश्चन हम और देखेंगे, तो जब तक आप इसको लिखें, और वो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद हम इस चैप्टर के आगे की लेक्चर्स में फोकस हो जाएंगे, ठीक। तो फटाफट इसको लिखें, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो जो मैं बात करता आज जो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, तो वो एक टेबुलर टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए देखने में पूरा बोर्ड कवर कर लिया इस क्वेश्चन नहीं, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर कंपटीशन में आ जाता है तो आप एक दो बार क्वेश्चन को बनाएंगे तो प्रैक्टिस से आप जस्ट देख के ही इसको आंसर डायरेक्टली निकाल लेंगे। और जो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको स्टेप्स की ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप के मार्क्स होते हैं, ओके। तो स्टेप्स पे हम लोगों को मोर फोकस रहना, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है सॉल्यूशन में वो ये करनी है कि देखिए आपको अलग अलग जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक्स और वाई है, इनकी अलग अलग कंसेंट्रेशन पे आपकी रिएक्शन की रेट क्या है वो आपको गिवन है। तो क्यों ना मैं इनके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे इनकी रेट इक्वेशन लिख सकता हूं। तो मैंने बोला बिल्कुल। तो मैंने बोला रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के, और इसकी रेट कितनी है मैं मान लू आर इज इक्वल टू R1 0.002 के 0.1 अल्फा और 0.1 बीटा, ठीक है। मैंने रेट लो लिख लिया, क्योंकि मुझे ऑर्डर पता नहीं है तो मैंने अल्फा बीटा अज्यूम कर रखा है। बीटा 0.8 0.3 अल्फा 0.2 बीटा, और R4 है 0.018 के 0.4 अल्फा और 0.3।
अब देखो आपने जैसे ही 4 इक्वेशंस बना ली तो आपको जो पहला आपका काम है वो ये है कि यू हैव टू जस्ट पिक दोज 2 इक्वेशंस R1 R2 R3 जिसमें या तो अल्फा सेम हो या बीटा सेम हो, कोई एक सेम होना चाहिए। ओके, तो मैंने देखा कि मैं अगर फर्स्ट वाली उठा लूं तो यार इसमें अल्फा क्या है, अलग अलग, बीटा सेम। मैंने कहा ठीक है, अब कंपेयर कर लो। तो 0.002 on 0.002 के 0.1 अल्फा 0.1 बीटा ऑन के। देख रहे हैं आप फटाफट, जब आपको चीजें पता होती हैं तो आपका हाथ स्टेप्स पे जल्दी जल्दी चलता है, तो कभी स्टेप्स से ना घबराए। कट गया, इधर भी कट गया। अब अगर देखा जाए के से के भी कट गया तो इधर 1 इक्वल्स टू 1/2 तो होल पावर व्हाट, अल्फा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कहीं बेस सेम हो पावर कंपेयर कर ली जाए, बट यहाँ पे तो किसी भी एंगल से बेस सेम बनाया ही नहीं जा सकता। तो यहां से जब कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू पिक करेंगे दैट विल बी व्हाट, 0। क्या पिक करेंगे, 0। और अगर इसी सिमिलरली तरीके से मैं आपसे बोलूं कि आप अब अल्फा सेम लेके बीटा अलग अलग उठा ले तो किया जा सकता है क्या? मैंने कहा लेट्स होप, बट यहाँ पे अल्फा सेम नहीं है, अल्फा किसी में भी सेम नहीं है, तो कैसे काम होगा? बट बोलो अल्फा सेम नहीं तो क्या बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू कहीं से निकाली जा सकती है? बोलो बोलो बोलो, सोचो कुछ किया जा सके, जैसे अल्फा की वैल्यू नहीं आ रही, बीटा की वैल्यू आ जाए। अभी अपने उसको सेम उठाया था, बीटा को सेम उठाया, सोचिए। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन कंपेयर करते हैं। तो मैंने किया, तो इसको रब कर देता हूं थोड़ा आपके लिए। किसको रब किया जाए, किसको रब किया जाए, इसी को रब कर दे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसी को रब कर देते हैं। अल्फा तो 0 आ गया, ठीक है, अल्फा 0 आ गया तो इसमें से एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो सीधा बी आंसर। तो ओ सॉरी सॉरी, डी भी है, ऐसे नहीं, चलिए करना ही पड़ेगा मतलब। तो कंपेयर करें R2 एंड R3 को, तो 0.002 अपॉन 0.008 के 0.2 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा और 0.3 की पावर अल्फा और 0.2 की पावर बीटा। तो मैं देखूं के से के तो कट गया, ये 1/4 आ गया। पर अगर देखा जाए इधर, आप बोलो सर अल्फा तो सेम नहीं, कैसे कट करोगे? बट अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। किसी की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। तो यहां से क्या बनेगा, ये 1/2 बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? और जैसे मैंने कंपेयर करूंगा तो मेरा बेस तो सेम नहीं है, बट 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं? यहां से बीटा भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आई 0, बीटा की वैल्यू आई 2। तो अगर रेट लॉ देखना चाहूं तो आंसर मेरा बी ही होगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो आज हमने डिफरेंट डिफरेंट जोन में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो हमने डिस्कस किया। तो आप लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना बनाओ। और सबसे पहला काम तो ये है कि जितने क्वेश्चंस मैंने ही करा दिए आप उनको वापस से सॉल्व करो पहले बिना देखे, ठीक? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी और इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए अभी तक जितना आपको पढ़ा है उसको फोकस होके सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते जाइए, नए नए क्वेश्चंस बनाते जाइए। और मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी मिलता हूं विद लेक्चर 5। ओके, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।